अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और वो लोग जो कि मॉडर्न कंटेंट फंजाई से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको अगर नोट्स चाहिए हुए या उसके अलावा जो बेसिक्स आपको कंसेप्ट क्लियर करने हुए वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो आपका वक्त ज़ाया भी किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली ये जो फंजाई होता है ये आपके पास एक सॉरी ये आपके पास एक लैटिन वर्ड जो है वो निकला है किससे, फंगर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्लरिश करना। सही है। उसके बाद अगर हम लोग फंजाई की बात करते हैं इसका सिंगुलर आ जाता है फंगस। ये बेसिकली आर अ किंगडम ऑफ यूजली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी क्या चीज़ हुई, क्या बात हमने कही कि ये जो आपके पास फंजाई है इसका सिंगुलर आता है फंगस। ये मोस्टली पूछा भी जाता है डिफरेंट टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये किससे बने हुए होते हैं, ये बेसिकली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो होते हैं ये आपके पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सही है। उसके बाद माइकोलॉजी किसे कहते हैं, माइकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि कंसर्न होती है किसके साथ, स्टडी ऑफ फंजाई के साथ, ठीक है। यानी माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंजाई। और अब माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन होता है जो कि स्टडी करता है किसको, माइकोलॉजी को। तो आपने बेसिक्स को समझ लेना है कि फंजाई एक वर्ड फंगर से निकला है जिसका मतलब फ्लरिश करना होता है, और फंजाई एक्चुअल में क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, एक किंगडम है। उसके बाद माइकोलॉजी वो ब्रांच होती है जो जिसके अंदर हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है माइकोलॉजिस्ट कौन होता है जो कि फंजाई को स्टडी करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एलेक्सोपोलिस थे उन्होंने फंजाई को कैसे जो है वो आपके पास डिफाइन किया था, ठीक है। तो फंजाई जो होता है वो इंक्लूड करता है किसको, न्यूक्लिएटेड स्पोर बीरिंग एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स को। यानी इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि फंजाई के अंदर न्यूक्लिएटेड जो होते हैं स्पोर बीरिंग ए क्लोरोफाइलस, यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली, और उनकी फिलामेंटस जो ब्रांच सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल्स होती हैं जिनके अंदर क्या चीज़ होती है, सेलुलोज होता है। यानी इनके अंदर आपने याद रखना है कि ये बेसिकली न्यूक्लिएटेड स्पोर बीरिंग जो हैं एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पॉइंट याद रख लेना कि क्लोरोफाइलस यानी क्लोरोफिल्स को लैक कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल्स के अंदर सेलुलोज और काइटिन जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, फंजाई आर नॉट प्लांट्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको प्लांट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। दे हैव अ सेल वॉल लाइक प्लांट्स, इनके अंदर सेल वॉल होती है किसकी तरह, प्लांट की तरह। बट प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं शुगर्स की मदद से फ्रॉम लाइट, जिसे हम फोटोसिंथेटिक हम लोग चीज़ पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप कि H2 यहाँ से लिया और यहाँ पे शुगर बनाते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड लास्टली सनलाइट, ठीक है। फंजाई जो होते हैं वो मोर लाइक एनिमल्स होते हैं देन प्लांट्स, ठीक है। वो क्यों होते हैं हम इससे अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में सबसे पहले हैबिटाट पढ़ेंगे, फिर थैलस पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल, फिर न्यूक्लियर स्टेटस क्या होता है, फिर इनकी न्यूट्रिशंस क्या होती हैं, फिर रिप्रोडक्शन, और लास्ट में फिर बात करेंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब ऑलमोस्ट तमाम जो बेसिक्स इनके नोट्स हैं वो हम आज क्लियर कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट जो होती है इनकी डाइवर्स होती है, मतलब ये डिफरेंट आपको मिल सकते हैं लोकेशंस पे, और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक जो मोड के अंदर ये पैरासाइट्स भी होते हैं। अब पैरासाइट्स में क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ जो है पैरासिटिक वे में ही ज़िंदा रह सकती हैं। कुछ जो होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि डेड जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल
केमिकल से अपना फूड हासिल करते हैं। पैरासाइट तो आपको पता है कि जो दूसरों को हार्म करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या होस्ट के अंदर से जो होता है न्यूट्रिशंस को कैप्चर करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स में ऑब्लिगेट कौन से होते हैं, जो कि उनको चाहिए ही चाहिए होता है होस्ट जिंदा रहने के लिए। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन से होते हैं? ये फैकल्टेटिव वर्ड कब यूज़ होता है कि जो जब बेशक होस्ट ना भी हो तो उसके अलावा भी उन्हें ज़िंदा रहने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो हैबिटाट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन जो होती है इनकी हैबिटाट होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थैलस की। इनका थैलस यूनिसेलुलर भी होता है और फिलामेंटस भी होता है। ये देख सकते हैं आप, यूनिसेलुलर थैलस किसके अंदर मौजूद है? आपके पास यीस्ट के अंदर मौजूद है, सही है। जबकि आपके पास फिलामेंटस, ये फिलामेंट्स जो बने हुए हैं इनकी फॉर्म में ये थैलस है, तो इसे फिलामेंटस थैलस कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये जो एक एक है इस अकेले को हाइफा कहते हैं। जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बॉडी बना देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? माइसीलिया या माइसीलियम। तो आपने देख लिया, थैलस या तो एक सेल पे मुश्तमिल होगा या तो कलेक्शंस ऑफ सेल्स पे जो कि हाइफाज होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम्स बना रहे होते हैं। अच्छा, माइसीलिया मैंने ये क्या बता दें, आप याद रख लीजिएगा, कलेक्शन ऑफ हाइफे, या आप कह सकते हैं कि मेन बॉडी ऑफ फंजाई। ठीक है, इनके दो नाम हो सकते हैं, मेन बॉडी ऑफ फंजाई। ये दोनों कंडीशंस इनकी कहलाई जा सकती हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर ए सेप्टेट माइसीलियम होता है और सेप्टेट माइसीलियम होता है। सिंपल याद रखिएगा, यहाँ पे एक देख सकते हैं आप छोटा सा सेप्टम, ये जो बीच बीच में से ये छोटे छोटे ये टूटे हुए हैं, तो ऐसा माइसीलियम जिनके सॉरी ऐसा फंजाई जिनके माइसीलियम के अंदर ये ब्रेकेज हो या सेप्टा हो या दीवारें हो, हम लोग कह सकते हैं, या सेपरेशन हुई भी हो, उसे सेप्टेट हाइफे कहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के दरमियान कोई सेप्टा नहीं है, तो ऐसे वालों को कोइनोसिटिक हाइफे कहते हैं। या एसेप्टेट माइसीलियम जिनके अंदर सेप्टा नहीं है, कोइनोसिटिक भी कह सकते हैं, और सेप्टेट जिनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? माइसीलियम के अंदर सेप्टा मौजूद होता है। यानी ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं, तो दो तरह के आपने कंसीडर कर लेनी, यानी माइसीलियम एसेप्टेट हो गया और साथ में सेप्टेट भी हो गया। अभी आप देख सकते हैं सेप्टा बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये सबसे पहले थोड़ी सी जो है ये इन्वर्जन हुई है अंदर की तरफ, फिर उसके बाद ये इन्वर्जन बढ़ती गई, फिर ये देखते जाएं, यानी आप इस तरह मूव कर रही हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ ये ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ज़्यादा हुई, फिर उससे ज़्यादा हुई, फिर लास्ट में प्रॉपर सेप्टा बन गया। तो ये देखें, एक जो आपके पास हाइफे है और इसका दूसरा जो सेल है, ये दोनों के दरमियान ये सिंपल सा एक पोर सा बना हुआ होता है। चलें, तो ये एनुलर सेप्टम कहलाता है, जिसे सिंपल पोर कहलाता है। तो आप ये सिंपल ये याद रखिएगा, सेप्टा इस तरीके से आपके पास जो होता है वो बनता है। ओरिजिन इनका क्या होता है? ये वॉल्स होती हैं हाइफा की, वहीं से ये डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंगल सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें एक सेल वॉल का पार्ट आ जाता है और दूसरा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो ये इसकी सेल वॉल आ गई और इसके अंदर ये इनका प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह आ गए यहाँ पे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका साइटोप्लाज्म आता है। तो वन बाय वन हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल जो होता है वो कंपोज हुआ होता है मेनली ग्लूकन्स के ज़रिए, और साथ में काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद द कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। जो कंपोनेंट होते हैं फंगल सेल वॉल के हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकते, इसी वजह से ये एक एक्सीलेंट टारगेट होता है किसके लिए? एंटी फंगल थेरेपी करनी हो तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसके अंदर मैनो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फिर बीटा 1,6 ग्लूकॉन, बीटा 1,3 ग्लूकॉन्स मौजूद होती हैं, फिर इनके अंदर काइटिन मौजूद होती है, और ये फास्फोलिपिड जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वो मौजूद होती है, और आपके पास कुछ एग्रोस्टिरोल्स और ग्लूकन सिंथेज के कुछ कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इस सेल वॉल पे जब हम फर्दर वीडियोस बनाऊंगा तो हम डीप और भी जाएंगे, लेकिन आज क्योंकि हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करनी है सारा का सारा फंजाई, सो आप अगले लेक्चर्स में किसी एक पोर्शन को इसी से डीपली देख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने याद रख लेना है, ग्लूकन्स, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई। सो मूविंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेल वॉल के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई इज इनरिच विद डाइवर्स लिपिड्स बिलोंगिंग टू द क्लास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स। जैसे मैंने अभी एर्गोस्टीरोल्स जो पीछे डिस्कस भी किया था कि जैसे सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। फिर आगे फंगल सेल मेम्ब्रेन टिपिकली कंटेन्स एर्गोस्टीरोल्स एज अ मेन कंपोनेंट इन
contrast to the cholesterol which is a major steroid present in animal cells। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, फंगल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एर्गोस्टेरोल्स होता है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट। लेकिन आपके पास जो ह्यूमन सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होता है। सो ये इसकी फीचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। सेल ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल। अच्छा, इनके अंदर एक और होती है, एक लोमासोम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स से होते हैं कि जो कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? लोमासोम्स जो हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टोर करती हैं फूड को, जिनमें ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं और स्क्रीटली ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। बट हेयर यू मस्ट रिमेंबर क्या लोमासोम्स क्या है? लोमासोम्स आर द स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई। Then we are going to discuss about the fungal flagella। अच्छा, हायर फंजाई जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स, दे लैक फ्लैजेला, यानी इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता। यही पॉइंट याद रखिएगा कि हायर फंजाई लैक्स फ्लैजेला। The structures are completely absent in all stages of their life cycle. The only exception are the chytrids which produce flagellated gametes। यहाँ पे पॉइंट याद रखना जो हमेशा पूछा जाता है कि हायर फंजाई के अंदर आपको फ्लैजेला मिलता है कि नहीं मिलता, तो आपने कहना होता है कि नहीं होता। बस काइट्रिड्स के अंदर फ्लैजेलेटेड गैमीट्स से प्रोड्यूस होते हैं। एट दैट टाइम दे पोसेसेस द फ्लैजेला, फ्लैजेलेटेड गैमीट्स। अच्छा, अब जो मोटाइल सेल्स होते हैं लोअर फंजाई के अंदर, उनके अंदर दो तरह के आपके पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं। कुछ प्रोटोप्लाज्मिक विप लाइक थ्रेड्स जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। अब मैं 1 और 2 विप लाइक या प्रोटोप्लाज्मिक वो जो फ्लैजेला होते हैं वो मौजूद होते हैं। मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि किस किस टाइप्स के आपके पास मौजूद होते हैं। लोअर फ्लैजेला possesses the we can say that the lower fungi possesses the flagella, but higher fungi lacks the flagellar structures। Then if we study the structure of flagellum, we see there is a central structure जिसे हम लोग एक्सोनीमी कहते हैं। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्लैजेलम के कोर को देखें तो इनके अंदर एक फिलामेंट सा होता है जिसे एक्सोनीमी कहते हैं, जो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यानी अगर ये फ्लैजेला है पूरा का पूरा, ये एक फ्लैजेला है, इसके अंदर सेंट्रल पोजीशन ये जो होती है, इधर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सोनीमी कहते हैं, ठीक है। अगर एक्सोनीमी का या एक्सोनीम जो होता है इसको हम लोग स्टडी करें तो इनके अंदर 11 फिब्रिल्स होती हैं। 2 जो होती हैं वो सेंट्रल पोजीशन पे होती हैं और 9 पेरिफेरल पोजीशन पे होती हैं। अच्छा, ये मैंने अभी बताया कि ये जो अंदर का ये वाला रीजन है इसे एक्सोनीमी कहते हैं। और मैंने कहा था कि 2 सेंट्रल जो होती हैं फिब्रिल्स होती हैं और 9 जो हैं ये इनके पेरिफेरल्स में मौजूद होती हैं। अब फ्लैजेलम विपलाई फ्लैजेलम होता है विद एन एंड पीस होता है, विपलाई फ्लैजेलम विद ब्लंट टिप, ये एंड पीस है, ठीक है, ये ब्लंट एंड है। और ये किसी के साथ ये आप देखें ये छोटे छोटे से हेयर लाइक सेक्शन, यानी 3 तरह के हैं। एक जो है ऐसा फ्लैजेला है जिसका बिल्कुल एंड है, ये बी वाला, ठीक है। और दूसरा विप्लैश विद ब्लंट टिप, सॉरी मैंने आपको ये मिक्स कर दिया, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक जो है वो उसके ऊपर जो है एंड पीस मौजूद है, ये वाला ए, ठीक है, छोटा सा, और एक के ऊपर बिल्कुल ब्लंट टिप्ड है, कोई भी नहीं है, ये बी जो यहाँ पे शो हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड। अच्छा, और ये लास्ट में टिंसल फ्लैजेला जिसके इर्द गिर्द ये जो है छोटे छोटे से हेयर्स आपको मौजूद होते होंगे। तो ये फ्लैजेला की आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक में ऊपर ये छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है, दूसरे के अंदर स्ट्रक्चर लैक कर रहा है और तीसरे के इर्द गिर्द हेयर्स मौजूद है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैजेलम के किस तरह होता है लोअर फंजाई में, इनकी काइंड और पोजीशन डिफरेंट होती हैं, ठीक है, हर क्लास के अंदर डिफरेंट होती है। ये देखें किसी की लोअर साइड पे है, किसी की अपर साइड पे है, कहीं पे 2 हैं, एक का साइज़ छोटा है, एक का साइज़ बड़ा है, कहीं पे इक्वल साइज़ है, कहीं पे एक विपलैश है और एक टिंसल है। तो ये फर्दर जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि किस क्लास के अंदर किस टाइप के फ्लैजेला और कौन सी लोकेशन पर मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर सबस्ट्रेट थिंग्स दे ग्रो ऑन, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये जिसके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं वहीं से ये जो है अपने लिए फूड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा,
न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं? इनके अंदर स्टोरियम होता है, एक मॉडिफाइड किस्म की इनकी स्टेम या रूट होती है जो कि पैरासिटिक प्लांट की तरह बिहेव कर रही होती है। इनके अंदर स्पेशल ब्रांच होती है, ट्यूब्स होती हैं और हेयर लाइक फिलामेंट्स होती हैं। स्टोरियम करता क्या है? ये पेनिट्रेट करता है होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट। ये यहाँ पे इसकी डायग्राम है, यानी स्टोरियम क्या है? एक स्पेसिफिक किस्म की स्टेम है या रूट है जो कि क्या करती है? होस्ट की बॉडी के अंदर से इनके लिए फूड को ड्राइव करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ इनके अंदर पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपके पास डच एल्म डिजीज़ प्लांट्स के अंदर, एथलीट फूड्स जो होता है ह्यूमंस के अंदर कॉज कर रहे होता है। फिर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जिसमें बडिंग, फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल के अंदर क्या होते हैं? कुछ स्पोर्स होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ज़ूस्पोर्स होते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, इनके नाम अभी आप ये याद कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होते हैं बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, और मोस्टली यही पूछा जाता है कि जी एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स, या इधर ये पूछ लेते हैं कि ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज फॉर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बेटर फॉर योर टेस्ट। अच्छा, एसेक्सुअल में आप ये समझिए जैसे क्लोन बन रहा है, यानी ये एक है बिल्कुल, देखें इसकी D2 कॉपी दूसरी बनी है, फिर D2 कॉपी तीसरी, और ये क्लोन बनाती है। जबकि रिप्रोडक्शन जैसे स्पोर या बडिंग की बात करते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये डाइवर्स हो जाता है। देखें ये कभी इस कंडीशन में होता है, फिर इसमें कन्वर्ट होता है, फिर इस तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप ये समझ लीजिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये होता है कि क्लोन्स बन रहे हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंस होते ही रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फंजाई की। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो कि किससे? डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं, जिसमें राइजोपस, पेंसिलियम, एस्पेरगेलिस जो होता है वो होता है। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो कि लिविंग से लेते हैं, जिसमें टेफ्रीना, पक्सीनिया, ठीक है, आ जाते हैं। सिम्बियोटिक क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, अदर स्पीशीज़ में म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, लाइकेंस एंड माइक्रोआइजा। So these are the references of today's lecture from different books and as well as the Google research. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।